Student, today we are going to start new chapter in grammar, essay writing. That is very important for your board examination also, and 10 or 12 marks for each essay. We call essay as long composition also. जैसा कि निबंध, नाम से ही आपको पता चलता है कि इस निबंध में क्या करना है, क्या क्वालिटी है निबंध की। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एसे। एन एसे इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैंडिडेट्स ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, द डेवलपमेंट ऑफ हिज रीजनिंग फैकल्टी, एबिलिटी टू प्रेजेंट हिज व्यू पॉइंट एंड अबव ऑल हिज कमांड ओवर हिज द लैंग्वेज। जैसा कि आप खुद भी समझ रहे होंगे कि निबंध लिखने में क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर आपको ढूंढने होते हैं और रीजनिंग पावर आपकी डेवलपमेंट करनी होती है, एबिलिटी टू प्रेजेंट द व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट को कहाँ और किस पोजीशन में लगाना होता है, और इन सबसे अधिक योर कमांड ओवर द लैंग्वेजेस, आपको भाषा का क्या ज्ञान है। एक ऐसे लिखने में ये सारी क्वालिटी को बात रखी जाती है। इन शॉर्ट इट थ्रोज एम्पल लाइट ऑन इज ओवरऑल पर्सनैलिटी, यानी कि देखा जाए तो मिला जुला कर पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी ऐसे लिखने से ही संबंधित होती है। एंड सबसे पहले यू हैव टू यूज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स फॉर राइटिंग एन एसे। अब निबंध लिखने के लिए अलग अलग पॉइंट आपको रखने होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्शन ऑफ द टॉपिक, या सेलेक्शन ऑफ द टॉपिक या हेडिंग। द स्टूडेंट शुड सेलेक्ट द टॉपिक केयरफुली ऑन विच ही इज़ गोइंग टू राइट। बच्चा जब भी किसी निबंध को लिखने की कोशिश करता है तो सबसे पहले देखना होगा कि आप कैसा टॉपिक चूज कर रहे हैं। तो टॉपिक को चूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है यहाँ, क्योंकि टॉपिक से ही रिलेटेड आपको मैटर लिखने होंगे। वंस द टॉपिक हैज़ बीन सेलेक्टेड, he should accumulate the relevant material and frame a rough outline। जब बच्चे ने एक टॉपिक को सेलेक्ट किया तब उसे उस टॉपिक से रिलेटेड मैटर को इकट्ठा करना होता है, और इसे करने के लिए रफली एक शीट बनानी है और आउटलाइन उसके अनुसार करना है। He should be very clear about the point he has jotted down, and vagueness is detrimental to the art of long composition। क्योंकि देखा जाता है जब रफली आउटलाइन बनाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होंगे, कुछ वैगनेस दिखाई देगी, तो इन सब को रफली आपको यूज़ करना है, और जब आप फेयर करेंगे तो इन सब को रिमूव करना होगा। सेकंड टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल या डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़। अब देखिए सेकंड टॉपिक, अब इसके अनुसार जब वंस द मटेरियल हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट शुड अरेंज द मटेरियल इन अ लॉजिकल वे। अब देखिए जब आइडियाज़ का डेवलपमेंट हो जाए या अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल हो जाए, तो टॉपिक चूज करने के बाद जब आपके पास मैटर इकट्ठा हो जाएगा, अब उसको अरेंजमेंट किस कंडीशन में करनी है। जैसे मान लीजिए पहले आप क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड वो क्या है, उसके बाद उसके बैनिंग, इस तरह से आपको अलग अलग टॉपिक उसके लॉजिकल वे में डालना होगा। इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट अरेंज इन लॉजिकल कन्विंसिंग मैनर दे विल फेल टू इम्प्रेस द रीडर। और यदि बच्चा ऐसा करने में असमर्थ होता है तो पढ़ने वाले और लिखने वाले दोनों की रुचि वहाँ से हट जाएगी। And the students will appear just a jumbler of chaotic ideas and not an artist। ऐसे में निबंध लिखने में आपकी रुचि रही नहीं जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक इज ड्राइंग ऑफ द आउटलाइन। जब आपने मैटर बना लिया, सेलेक्शन करके जब अरेंजमेंट कर लिया, लॉजिकल वे में आपने अरेंज किया, उसके बाद आपको आउटलाइन को ड्रॉ करना होगा। Once a student has formed a clear idea on his subject and collected in mind more ideas to submit the original thing on it, should make the bare outline of the whole essay। अब पूरे essay में जो आउटलाइनिंग पोजीशन है उसको आपको सही ढंग से चूज करने के लिए अपने मस्तिष्क से बना लेना चाहिए। Then you should discard irrelevant ideas and arrange the relevant ones under suitable headings। और सही हेडिंग के जरिए उसके मैटर से रिलेटेड उसमें आपको वहाँ तक सेंटेंस में जोड़ना होगा।